नमस्कार। आज हमारे साथ बीपी सिंह रावत मौजूद हैं, जो कि इस देश के कर्मचारियों के लिए पेंशन की लड़ाई, ओपीएस और एनओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीपी सिंह रावत जी, आपका शंखनाद इंडिया में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। शंखनाद इंडिया का बहुत बहुत आभार। बीपी सिंह रावत जी, ये बताइए कि जो 85 लाख कर्मचारी हैं इस देश के, वह अपनी पेंशन को लेकर परेशान दिख रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद उनको अपना जो भविष्य है, जो उनकी खर्चे हैं, दूध दवाई, उनके घर के खर्चे हैं, उनको लेकर उनकी पीड़ा दिख रही है, जिसके लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है ये, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो शंखनाद इंडिया का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आपने अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज को आपने जगह दी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की लाखों एनपीएस कार्मिकों को, देश के उन तमाम कार्मिक साथियों को जो इस देश को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं, इस देश को लगातार आगे ले जाने का जो काम कर रहे हैं, चाहे हमारे शिक्षक कर्मचारी साथी हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारी, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे सफाई कर्मी, चाहे हमारे पैरामिलिट्री के जवान हो, जो आज सरहदों पे जो बर्फ में रह के भी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वर्तमान सरकार, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन की और वर्तमान सरकार बात कर रही है यूपीएस की, जबकि यूपीएस और एनपीएस काले कानून है। ये कभी भी बुढ़ापे का सहारा नहीं हो सकते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि लगातार देश के कार्मिकों में पुरानी पेंशन को लेके, ओपीएस को लेके, अपने बुढ़ापे को लेके बड़ा आक्रोश है, बड़े चिंतित है, और इस संघर्ष को लगातार सड़क से सदन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या तैयारी है? कल 1 अप्रैल है आप लोगों की। देखिए, ये संघर्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लगातार कई वर्षों से ये संघर्ष देश की सड़कों पे, देश के हर विभाग पे, देश के हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ला से, हर परिवार से, हर कार्मिक विभाग से ये आवाज लगातार बुलंद होती गई है। जब से केंद्र सरकार ने 2004 में 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने देश के कार्मिकों को एक एनपीएस काला कानून में झोंकने का जो प्रयास किया था, उसके खिलाफ हम सभी कार्मिकों ने एक आवाज में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष किया है। और इस संघर्ष का परिणति कहूं, इस संघर्ष का परिणाम कहूं कि मोदी जी तक ये आवाज गई है। चाहे जंतर मंतर के कार्यक्रम हो, चाहे रामलीला मैदान का कार्यक्रम हो, चाहे उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमने सड़क मार्ग से इस पेंशन की आवाज को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जोड़ने का प्रयास किया है। और केंद्र सरकार में मोदी जी ने इसको समझने का प्रयास तो किया है, लेकिन इसको दुर्भाग्य कहे कि एनपीएस की जगह फिर एक दूसरा काला कानून यूपीएस देने का निर्णय लिया है। या तो उनके जो सलाहकार हैं, या तो उनके जो बुद्धिजीवी लोग मंत्रालय में बैठे हैं, या वो लोग समझा नहीं पा रहे हैं, या उनकी मनोदशा कार्मिकों के हित में कोई बड़ा निर्णय लेने की नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि कल का 1 अप्रैल का दिन होगा 2025, एक बार फिर केंद्र सरकार इस यूपीएस काला कानून को थोपने का एक जबरदस्ती, एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक कल काला दिवस मनाएंगे, कल आक्रोश दिवस मनाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये
देश के कार्मिकों के लिए एक शोक का दिवस है, क्योंकि आपके बुढ़ापे के लिए एक दूसरा काला कानून लेके जो केंद्र सरकार आ रही है, इसके खिलाफ कल सभी हमारे कार्मिक साथी, शिक्षक साथी, चाहे वो किसी भी संवर्ग का साथी हो, वो कल अपने ड्यूटी पे रहते हुए, अपना काम करते हुए इसका पुरजोर विरोध करेगा, काली पट्टी बांध के, इसकी प्रतियों को जला के। और सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ये रहेगी कि कल यूपीएस का पुतला दहन किया जाएगा और सभी राज्यों की राजधानी में, सभी राज्यों की राजधानी मुख्यालय में और सभी जनपद मुख्यालयों में, और यहाँ तक कि जो जहां पे है, जिस विभाग में है, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कहीं पे भी है, अपने घर पे भी है, तो वो यूपीएस की प्रतियों का दहन करेगा, यूपीएस काला कानून का पुतला जला के उसका दहन करेगा। चलिए, आप यूपीएस की जो प्रतियां हैं आप कल उनका दहन करेंगे। मुझे बीपी सिंह रावत जी एक चीज बताइए, पिछली बारी आप देहरादून से लेकर दिल्ली तक आपने पैदल लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा की थी जी। तो कितने लोग आप उसमें थे जी? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि देखिए, जो केंद्र सरकार है, जो वर्तमान राज्य सरकार है, जो अपनी हठ धर्मिता, एक तरफ तो आपने अभी देखा होगा, आपने सुना भी होगा, और मीडिया के माध्यम से या अखबार पेपर के माध्यम से, कि वर्तमान केंद्र सरकार ने जो माननीय सांसद है उनके लिए वेतन वृद्धि, उनके लिए पेंशन वृद्धि, उनके लिए जो भत्ते होते हैं 24%, 1% नहीं, 2% नहीं, 3, 4, 5, 10% नहीं, सीधे 24% की वृद्धि की है। जो माननीय सांसद, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जो मैं समझता हूं कि हर तरीके से संपन्न होते हैं, जो चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, उन्हीं माननीय सांसद विधायकों के लिए केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार जो कहती है कि हमें पेंशन देने के लिए हमारे पास राजकोष में पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाएगी और हम बिल्कुल भी पेंशन देने के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ राजकोष की खुली लूट मचा रखी है उन तमाम सांसदों के लिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सीधे 24% की वृद्धि जो की है, ये पूरी तरह से देश के राजकोष पे लूट मचा रखी है। और ये चीज हमारे देश की जनता को समझना चाहिए, हमारे देश के बुद्धिजीवी को समझना चाहिए, और हमारी यही मांग है। देखिए, अभी तक इस संघर्ष में हमने अनेकों कार्यक्रम किए हैं, हमने विधानसभा मार्च किया है, हमने मुख्यमंत्री आवास मार्च किया है, हमने गांधीनगर में, जब से मोदी जी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और अब देश के तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब से मोदी जी ने वहां पे प्रवेश किया है राजनीति में या मुख्यमंत्री के पद पे, तब से 30 साल के इतिहास में, कार्मिक इतिहास में, गुजरात विधानसभा का घेराव करने का कोई भी साहस नहीं कर पाया। और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 21 सितंबर 2022 को वो संघर्ष, वो आवाज विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो उसी का नतीजा है कि लगातार, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे देश के अलग अलग कोने से इस आवाज को बुलंद किया। लेकिन उसमें एक अलग कहानी इस संघर्ष की जुड़ी है। जिस तरीके से दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी, इसी तरह से ये जो आजादी की जो दूसरी लड़ाई है, कार्मिकों की पेंशन की लड़ाई, तो इसमें हमने एक देहरादून से 260 किलोमीटर से भी ज्यादा जो पद यात्रा है, पैदल चलकर, मैं समझता हूं कि कार्मिक इतिहास में पहली बार किसी संगठन के द्वारा ओपीएस के लिए एक सिर्फ मांग के लिए इस पैदल यात्रा के माध्यम से जन जन तक की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है कि आप इस आवाज को समझिए। और ये आवाज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लाखों कार्मिकों को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ कर्मचारियों की आवाज नहीं है, ये हमारे देश के विकास की आवाज है, हमारे युवाओं की आवाज है, हमारे गांव मोहल्ला, हमारे जिला, हमारे राज्य, हमारे देश की आवाज, विकसित भारत की आवाज है ये।
मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। जब आपके कर्मचारी खुद आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, तो ये कैसा देश है मेरा कि आप विकसित भारत की सपना देख रहे हो? दूसरी बात, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व शक्ति के रूप में बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आर्थिक रूप में हम तीसरे पायदान में हैं। लेकिन जब कर्मचारियों को बुढ़ापे का सारा पेंशन देने की बात आती है, तब आपके राजकोष में पैसे की कमी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये कैसा देश है। हम तो ये कहते हैं कि जब देश के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, देश गरीबी से जूझ रहा था, तब भी देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, जो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि थे, उनकी कितनी बड़ी सोच थी, उनका कितना बड़ा मतलब साहस था कि वो कार्मिकों को पेंशन देने की बात करते थे, और उन्होंने पेंशन दिया है। उस समय दिया है जब आर्थिक तंगी थी। आज हमारा देश समृद्धशाली रूप में आगे बढ़ रहा है, मोदी जी कहते हैं, लेकिन देश के कार्मिकों के लिए सड़क पे जो पैरामिलिट्री का जवान है, उसको पैसा नहीं है, उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये एक अत्यंत चिंता का विषय है। और हम कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपना अधिकार, जो पहले से चली आ रही, जो हमारा जो पेंशन का जो अधिकार था, हम उसी को मांग रहे हैं। चलिए, आप सरकार से चांद तारे नहीं मांग रहे, आप अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन बीपी सिंह रावत जी, आपने भी एक जिक्र किया था गांधी जी का। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, वह तो इस तरह की यात्रा नहीं थी। आप लोग तो जो अपने अधिकारों के लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो नमक कानून के खिलाफ थी, वो नमक के खिलाफ एक यात्रा थी, वो आजादी की लड़ाई थी। और मैं समझता हूं कि मैंने क्या कहा है कि पेंशन का मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है। आज सड़क पे जो ठेली चला रहा है, जो मजदूर है, जो लेबर का काम कर रहा है, कल उसका बच्चा भी हमारी कार्यदायी संस्थाओं, सरकारी सेवा में उसका बच्चा भी अधिकारी कर्मचारी बन सकता है। ये आवाज युवा भारत की है, हमारे बच्चों की है, आपके बच्चों की है। ये देश का भविष्य है। ये देश की संस्थाएं रहेंगी तो देश का गौरव रहेगा, और देश का गौरव देश का कर्मचारी है, पैरामिलिट्री का जवान है, हमारा शिक्षक है, जो नेता तैयार करता है, जो डॉक्टर तैयार करता है, जो सिपाही तैयार करता है, जो सोल्जर को तैयार करता है। वो शिक्षक को आप बेसहारा छोड़ेंगे 60 साल के बाद, जब उसको आर्थिक दारू दवाई की जरूरत है, जब उसको दवाई की जरूरत है, तब आप उसको बेसहारा छोड़ेंगे? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दवाई की जो जरूरत है, जो उसके लिए मतलब जब उसका शरीर काम नहीं करेगा, तब उसको आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, तब आप उसको एनपीएस, यूपीएस, काला कानून में झोंकने का काम कर रहे हो। चलिए, सरकार कर्मचारियों के लिए काला कानून में झोंकने का काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीपी सिंह रावत जी कह रहे हैं कि देश का जो शिक्षक है वह नई पौध तैयार करता है, शिक्षा के साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आत्मनिर्भर बन पाएंगे लोग इस देश में। लेकिन जब उनको बुढ़ापे की पेंशन ही नहीं मिलेगी, उनकी दवाई का खर्चा नहीं मिलेगा, उनके दूध का खर्चा नहीं मिलेगा, वो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे, तो यह वास्तव में एक चिंता का विषय है। बीपी सिंह जी, ये बताइए कि जो आपके अन्य राज्यों में है, पूरे भारत में कल एक तो हमें जैसे पता लगा कि आप लोग काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे, दूसरे और क्या तरीके हैं आपके? हमने आपसे पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि हम इसकी यूपीएस की प्रतियों का दहन करेंगे। जो ये काला कानून, जो ये अध्यादेश, जो ये केंद्र सरकार कल से लागू करने जा रही है, इसकी प्रतियां जलाई जाएंगी और इसके पुतले दहन किए जाएंगे। सबसे बड़ा जो इसमें विरोध का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, इसके यूपीएस का पुतला दहन किया जाएगा। शहर के चौराहों पे, किसी गांव के चौराहों पे, विभाग के मेन गेट पे, कार्यदायी संस्थाओं के मेन गेट पे, हम हर तरीके से जो विरोध की जो सीमा होती है उसको पूरा करते हुए, उसको पार करते हुए ये विरोध जताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर
एक और काला कानून जबरदस्ती थोपने का काम किया है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप एनपीएस और यूपीएस को अच्छा मानते हैं तो एक बार ये विकल्प माननीय सांसद और विधायकों को भी दे दीजिए ना। विधायक और सांसदों को आप पुरानी पेंशन क्यों दे रहे हैं? उनकी लगातार वेतन वृद्धि, उनकी पेंशन वृद्धि 24% कर रहे हैं। तो आप एक तरफ उनकी थाली में रोटी देने का काम कर रहे हैं और हमारी थाली आप खाली करना चाहते हैं, जबकि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिन पे, वसुधैव कुटुंब पे काम करता है। हमारा देश की जो कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी देश की बात करते हैं, हमारे देश के संविधान में भी ये चीजें थी और ये चीजें हैं कि हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि कल्याण की बात करते हैं। कर्मचारी जो रात दिन सरकार के साथ जो दायित्वधारी, जो हमारे माननीय सांसद विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके हाथ पांव होते हैं हमारे कर्मचारी, और आप उन्हीं के साथ अन्याय कर रहे हो, तो कैसा ये देश आगे बढ़ेगा? सवाल इस बात का है और परेशानी भी यही है और हमारी मांग भी यही है कि हमें आप सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं वो सरकार का एक अभिन्न अंग है, उसके बिना सरकार नहीं चल पाती है, ये हमें भी समझना होगा। लेकिन क्या बीपी सिंह रावत जी, जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या जो विधायक सांसदों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं, कर्मचारी को नहीं दे रहे, क्या दो कानून लागू नहीं है इस देश में? क्या ये दो तरह की जो विधाएं लगती हैं आपको? देखिए, एक तरफ तो लगातार मोदी जी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव। हम ये बोलते हैं कि एक देश एक, वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आपने विधायक सांसदों को अलग पैरामीटर में रख दिया, आपने मिलिट्री को अलग उस पैरामीटर में रख दिया, आपने उसी में मिलिट्री में आर्मी के साथ साथ जो हमारा जो पैरामिलिट्री का जवान है उसको अलग उसमें रख दिया और कर्मचारियों को अलग उसमें रख दिया। तो आप कैसे कल्याणकारी की बात करते हैं? आप कैसे देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे जब आप माननीय सांसदों को भर भर के आप लाभ देंगे और कर्मचारी? देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन कर्मचारियों को अपने शिक्षण संस्थाओं में होना चाहिए था, देखिए ये बहुत बड़ा जो नुकसान है देश का, एक तो एनपीएस और यूपीएस से देश का नुकसान तो है ही, जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, जिन कर्मचारियों को अपने विद्यालय में कलात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से अपने शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, वो आज अपने बुढ़ापे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो सड़कों पे आज अपने बुढ़ापे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि हमें इस पे जितना जल्दी हो सके कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए, पेंशन बहाली का निर्णय लेना चाहिए। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हमारे कर्मचारी, चाहे कोविड काल हो, चाहे कोई भी संकट हो, चाहे कोई भी दैवीय आपदा हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे शिक्षक और पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम हमारे कर्मचारी अधिकारी हो, हम 8 घंटे की बजाय 10 घंटा इस देश को देने की बात करेंगे। हम 8 घंटे की बजाय 10 घंटे से भी ज्यादा हम इस देश को बढ़ाने, लेकिन आप हमारी एक मांग तो पूरी कीजिए। आज हमारा पैरामिलिट्री का जवान सरहद पे तो है, लेकिन शारीरिक रूप से वह है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित है वो। तो क्या ये चीज मोदी जी को नहीं समझना चाहिए? मोदी जी तमाम तरह की मन की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। आखिर हम लोगों ने, हमारे कार्मिक साथियों ने हजारों अन्याय विनय कर दिए, लाखों अन्याय विनय कर दिए। हर दिन कहीं ना कहीं देश के कोने में ओपीएस की आवाज उठ रही है, ओपीएस के लिए आंदोलन हो रहा है, ओपीएस के लिए संघर्ष हो रहा है। हर तरीके से, चाहे वो कोई भी चैनल हो, छोटा बड़ा, हर चैनल पे इस तरीके की हजारों
बातें हो रही हैं, हजारों आंदोलन की बातें हो रही हैं। तो मोदी जी की जो टीम है, मोदी जी के जो गुप्तचर हैं, तो ये गुप्तचर क्या खाली वाहवाही बताने के लिए गुप्तचर बैठे हुए हैं? मैं ये कहना हम्म चाहता हूं कि मोदी जी को जितना जल्दी हो सके इस ओपीएस की लड़ाई को, इस ओपीएस की मांग को जल्दी से जल्दी मानना चाहिए और ओपीएस देके इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन के रूप में बोलना चाहिए कि आप लोग ओपीएस लेके जाइए और अपने कार्यालय और अपने इस देश के लिए और तेजी के साथ काम कीजिए। बीपी सिंह साहब, आपने भी एक जिक्र किया जो मोदी जी के गुप्तचर है, जो गुप्तचर आपने जो एक संज्ञा दी है, तो क्या वो गुप्तचर उन तक नहीं भेज पाते होंगे कि जो इस तरह के आपके आंदोलन हो रहे हैं? जब आप पिछली बारी मैंने देखा था कि आप जंतर मंतर पर आप लोग थे, बहुत बड़े पूरे देश से आपके सारे कर्मचारी वहां मौजूद थे, तो क्या वो चीजें जाती नहीं होंगी इनके पास? देखिए, अभी आपने वही बात आ गई, वो गुप्तचर वाले, वो पहले से भी इस तरह से आए हैं, जिसने जितनी, चाहे वो पत्रकारिता से संबंधित हो, चाहे वो सलाहकार से संबंधित हो, जिसने जितनी सरकार की तारीफ की उसको उतना बड़ा पारितोषिक मिलता गया। अभी एनपीएस हम्म कमेटी में जो शोभनाथन जी थे, वरिष्ठ आईएएस हम्म अधिकारी, तो उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनको कैबिनेट सचिव बना दिया गया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए सही है और ओपीएस देके देश पे बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। तो इसी लाइन में उनको कैबिनेट स्तर का सचिव बना दिया गया। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधिकारों का उपयोग, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उनको कभी देश माफ नहीं करेगा। वो कुछ क्षण के लिए उस पद को तो पा लेंगे, लेकिन जो इस देश का गौरव, इस देश का सिपाही, इस देश का सरकारी कर्मचारी, इस देश को सजाने और संवारने का जो काम कर रहा है, उसके दिल पे क्या चोट पहुंची होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि जो इस देश का कर्मचारी 8-8 घंटा मेहनत कर रहा है, ऑफिसों में सारी चीजें करता है, जो कर्मचारी पढ़ा रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी पूरे दिन काम करते हैं, उनके दिन पे क्या गुजरेगी, ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन्हें पद का जो लोलुप दे दिया गया है कि आप आइए और आपके जो लोग हैं उनको रहने दीजिए और आप मलाई वाला पद ले लीजिए और आपके जो अन्य कर्मचारी हैं उनको लड़ने दीजिए, यही हुआ है बीपी सिंह साहब? बिल्कुल इसी तरह की चीजें चल रही है। और देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए, ये कोई सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवा पीढ़ी का मुद्दा है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनको बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब सरकारी संस्थाएं रहेंगी, कार्यदायी संस्थाएं रहेंगे, वो लोग भी इन पदों पे आएंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, तो ये उनकी भी आवाज है और ये विकसित भारत की आवाज है और ये नए भारत की आवाज है। इसको सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की मांग और कर्मचारियों की पीड़ा नहीं समझना चाहिए, ये देश की पीड़ा है और ये देश की मांग है ये, क्योंकि कर्मचारी ही देश का गौरव है और कर्मचारी ही देश को आगे ले जाने के लिए अपने प्राणों तक, आपने देखा होगा कि कोविड में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सिपाही, हमारे पुलिस कर्मी और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, कई लोगों ने अपने प्राणों की बाजी दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। मीडिया कर्मी तो इस देश का तो स्तंभ है, मीडिया कर्मी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में कहीं ना कहीं मीडिया भी, मैं ऐसे शब्द आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहूंगा, क्योंकि मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं हमारी बात को इतनी बेबाकी से जगह नहीं देते हैं। अगर वो लोग अपनी ईमानदारी के साथ वास्तव में इस ओपीएस पे, इस पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को, जिस तरीके से हमने कहा है कि ये हमारे देश की आवाज है, युवा भारत की आवाज है, नई पीढ़ी की आवाज है। आज आप लोग मीडिया में है तो कल आपका बच्चा भी कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, वो आप सरकारी सेवा में आ सकता है। सरकारी संस्थाएं रहेंगी तो हमारा देश का गौरव रहेगा। किसी निजी
क्या बोलता है कंपनी और वो हमारा देश का गौरव नहीं हो सकता है। हमारा देश का गौरव हमारी सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं, और ये चीज हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे मोदी जी को समझना चाहिए। और हम इसी बात की बात लगातार करते आ रहे हैं कि हम कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है उसे वापस दीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में जैसे कल काला कानून के लिए आक्रोश है, आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज गति पकड़ेगा। और मैं समझता हूं कि देश की सड़कों पे केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों को आगे आना होगा, और हम लोग न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे। हम लोग ओपीएस लेके रहेंगे। इसी संघर्ष के साथ हम लगातार आगे बढ़ेंगे। मतलब बीपी सिंह रावत साहब ने आज आदेश मतलब एक ऐलान कर दिया कि अगर कल सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आगे सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके 85 लाख जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, मतलब एक बहुत बड़ा वोट बैंक आप लोगों का है बीपी सिंह रावत साहब। देखिए, हमने पहले भी कहा है, लगातार भी कहा है, हर आंदोलन में भी कहा है कि हम मोदी जी से हम लाखों अन्याय विनय कर चुके हैं। जो नैतिक और संवैधानिक रूप से हमारा कर्मचारी आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, एक दायरे में करता है, क्योंकि कर्मचारी अनुशासित होता है। कर्मचारियों के साथ शिक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब अनुशासन बिल्कुल की सरकारी सीमा में एक सरकारी एक समय। आप लोग कहीं ना कहीं सरकारी सेवा नियमावली से बंधे होते हैं, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। पालन आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल, लेकिन उसकी कंटिन्यू। भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक सीमा हम्म। होती है कि हमारा देश लोकतंत्र का खूबसूरत गुलदस्ता है। हमारे हम्म। देश की लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आवाज उठाने का एक माध्यम है, आंदोलन करने का माध्यम है, अपनी मांग, हम्म। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए आपका एक माध्यम है। लेकिन जब सरकार की हठ धर्मिता एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगी तो हमारे पास विकल्प क्या है? यही तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमने हम्म। जंतर मंतर से भी कहा है, हमने हर आंदोलन में कहा है कि जब हम्म। हम लाखों अन्याय विनय के बाद अब हम एक बड़े आंदोलन के तरफ जा रहे हैं, तो क्या मोदी जी कर्मचारियों को शहीद होना देखना चाहती है? क्या मोदी जी हमारी लाशों पे क्या पेंशन देने का निर्णय लेंगे? क्या मोदी हम्म। जी को ये नहीं समझना चाहिए कि बिना किसी क्षति के शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आवाज बुलंद हो रही है तो उसको सुनना चाहिए, उसको हम्म। समझना चाहिए। हम्म। हमने वही कहा है कि जब ओपीएस देने का निर्णय था तो आपने माननीय सांसदों को 24% वृद्धि दे दी। तो ये हम्म। मतलब संघर्ष के ऊपर एक नमक छिड़कने का काम किया है केंद्र सरकार। हम्म। आप देश की जनता को कहते हैं कि पेंशन देने के लिए राजकोष में पैसा नहीं है, हम्म। और वही राजकोष आप अपने सांसद विधायकों पे लुटा रहे हैं, मन माफिक हम्म। लुटा रहे हैं। जितनी आपकी हम्म। इच्छा है इतना आप लुटा रहे हैं, जबकि हम्म। उनकी कोई मांग भी नहीं थी कि हमारी पेंशन वृद्धि हो, हमारे वेतन वृद्धि हो, हमारे भत्ते, तमाम तरीके के लाभ तो पहले ही दिए जा रहे हैं। आप उसमें हम्म। भी हम बार बार कहेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, सीधे 24 गुना आपने आसमान से भी ऊपर उनको पहुंचा दिया है। तो आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं? हम्म। चलिए, देश को किधर ले जाना चाहते हैं आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार अब हमें ढंग से ओपीएस और ओनोपीएस जो आपकी मांगे हैं वो दे देती हैं तो बिल्कुल जायज है। नहीं तो जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा सवाल अभी किया कि क्या मोदी जी हमारी शहीद होने पर देंगे, तो ये आप क्या एक जो बात अभी किसान कानून जब आई थी तो देश में बहुत ऐसी समस्या हो गई थी, आपने देखा होगा दिल्ली में किसानों के साथ भी यही हुआ। जब देश का जो अन्नदाता है वो अपनी मांग को लेकर बैठा था दिल्ली में, बहुत सारे किसानों ने शहादत दी थी। तो क्या इस तरह के कानून लाकर आप इस देश के लोगों पर थोपना चाहते हैं? तो बीपी सिंह देखिए साहब। हम हम्म। बार बार वही कह रहे हैं, बार बार हम्म। हमारी एक ही मांग है, एक ही हमारी आवाज है कि हम्म। बिना किसी क्षति के, बिना हम्म। किसी हानि के, देखिए हम्म।
कर्मचारी की हानि होती है, किसी की भी हानि होती है तो देश की हानि है, वो बिल्कुल। देश की क्षति है। ये हम्म। चीज, ये बात मोदी जी को समझना चाहिए। हम्म। और हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हम्म। मोदी जी अपने आप को एक राजनीतिज्ञ और राजनेता और नेतृत्वकर्ता से भी ऊपर समझते हैं। लेकिन हम्म। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि लाखों कर्मचारियों की जो आवाज है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये, बड़ा चिंता का हम्म। विषय है ये। वो मन की बात करते हैं, हम्म। मन की बातों में तमाम तरह की बातें, लेकिन जो उनकी मन की बात को सजाने संवारने का काम जो हमारा कर्मचारी करता है, उसी की भावनाओं को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बड़ा चलिए, गंभीर विषय है और बड़ा चिंता का डीपी विषय सिंह है। रावत साहब, डीपी सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के मन की बात से आप लोगों के लिए कोई बात निकलनी चाहिए इस बार, कि जो देश के 85 लाख कर्मचारी हैं, उनके जो बुढ़ापे की जो लाठी है पेंशन, उसके लिए मोदी जी को कोई बात जरूर करनी चाहिए। और कल आपका जो आंदोलन है, जैसे आपने जिक्र किया कि हम कल विरोध करेंगे, उसकी प्रतियां जलाएंगे, लेकिन कल के बाद भी अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर आगे क्या तैयारी है, सिंह साहब? देखिए, हमने कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से बार बार और कई बार आंदोलन के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से हम लगातार कहते आए हैं कि देखिए, हमारे साथियों ने, हमारे कार्मिक साथियों ने, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने लगातार नैतिकता का परिचय देते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए, हर तरीके से, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे बस में हो, चाहे रेल में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे सड़क पे हो, हर तरीके से इस आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया है कि ये हमारी आवाज है, ये देश की आवाज है। इसको समझाने का हर पटल से, चाहे वो कोई भी चैनल हो, छोटा बड़ा, हर चैनल से, हर माध्यम से, यानी कि कोई भी माध्यम, कोई भी रंग ऐसा नहीं है कि जिस रंग में हमने पुरानी पेंशन की बात न लिखी हो। कोई भी कविता, कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, कोई भी नुक्कड़ और कोई भी गीत और संगीत, हर तरीके से मैं समझता हूं कि ये आजादी के बाद ये दूसरा आंदोलन होगा देश में, जो देश के कर्मचारियों के लिए लड़ा जा रहा है, जो देश के कर्मचारियों के हित में आवाज उठा रहा है। हमने हर तरीके से, हमने चाहे इस खूबसूरत भारत माता की धरती को सजाने का, हमने पेड़ लगा के इस आवाज को उठाया है कि एक पेड़ पेंशन के नाम। जिस तरह से वृक्ष लगाया जाता है, वो फिर बड़ा होके फल देता है, इसी तरह से भी कर्मचारी जब रिटायर होता है, उसको पेंशन के माध्यम से उसको फल देना चाहिए, ताकि उसके बाल बच्चे, नाती, रिश्तेदार उस आर्थिक पेंशन के रूप में उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अनुशासन का पाठ पढ़ें और देश को संवारने का काम करें। जबकि हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री हो, वो लोग भी अपने माता पिताजी की पेंशन से ही पढ़ाई लिखाई करके यहां तक पहुंचे हैं। और आज वही लोग पेंशन की बात पे बात नहीं करते हैं। आज वही लोग हमारी आवाज को दरकिनार करते हैं। तो ये देश में इस तरह की परंपराएं नहीं रहनी चाहिए। देश में एक अच्छी परंपराएं, अच्छी राजनीति, अच्छी भावना के साथ कार्मिकों की आवाज हो, चाहे वो किसी की आंदोलन की भी आवाज हो, उसको समझना चाहिए और समय रहते हुए उसको हल निकालना चाहिए। ये हमारा कहना है। हम बार बार कहेंगे कि हमने ऐसे इस आंदोलन के माध्यम से सिर्फ पैदल मार्च नहीं, कई कलात्मक, कई रचनात्मक हमने कार्यक्रम किए हैं। एक वाल्मीकि लिखी है संघर्ष की, वो आजादी की लड़ाई और ये दूसरी आजादी की लड़ाई। हम सिर्फ यही तो मांग रहे हैं और आप के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आगे के जो कार्यक्रम होंगे, हमारे कल के कार्यक्रम के बाद हम लोग घोषित करेंगे हमारी कार्यकारिणी, हमारे तमाम प्रदेशों के जो हमारे ध्वजवाहक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी है, उनके माध्यम से मैं समझता हूं कि आगे जैसे भूख हड़ताल और बड़े आंदोलन की भी हमारी रणनीति बन सकती है, क्योंकि हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं।
और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आंदोलन की जो भी चरम सीमा होती है उससे भी आगे बढ़ के हम इसको हासिल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। सत्ताएं आती जाती रहती हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कर्मचारी और सरकारी संस्थाएं देश का गौरव थी और रहेंगी और हैं। तो हमेशा कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं रही है, न रहेगी। इस आवाज को सुनना पड़ेगा, इस आवाज को सुनना पड़ेगा और इस आवाज को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से 2024 में कार्मिकों ने एकजुट होके मोदी जी का जो चक्रव्यूह था, जो मिशन था, वो 300 के पार, 400 के पार, उसको 240 पे लेके रोक दिया था, आज बैसाखी पे खड़ा कर दिया है। तो ये चीज केंद्र सरकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो हमारे बीच सरकार की जो नीतियां आती है, सरकार की जितनी भी पॉलिसी आती है, उनको धरातल पे उतारने वाला कर्मचारी है, देश का कर्मचारी है। तो ये मोदी जी को समझना चाहिए कि आप अभी बैसाखी पे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो और अधिक न बढ़ के आपको इससे भी नीचे ना ला पाए। चलिए, आपने काफी देर शंखनाद इंडिया से बातचीत की। आपने 2-3 सवालों का बड़ा जिक्र किया। एक, आजादी के बाद देश में जो कर्मचारी अभी दूसरा आंदोलन करेंगे वह सबसे बड़ा आंदोलन होगा। दूसरा, बीपी सिंह साहब, आपने जो जिक्र किया कि मोदी जी अभी बैसाखी पर हैं, 240 पर रुक गए थे, लेकिन आने वाले समय में अगर इस देश के कर्मचारी की आवाज नहीं सुनी गई तो इन लोगों को अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के जरिए आंदोलन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी और जो भी इनके लोकतांत्रिक तरीके होंगे उनसे विरोध करेंगे। बीपी सिंह साहब, शंखनाद इंडिया में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी देश में लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं का बात करते हैं, वह कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। बहुत 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 आभार आपका। राष्ट्रीय पुरानी